अगला टॉपिक है हमारा चैप्टर के अंदर, हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस। ट्रेड का मतलब आपको सिंपल सा पता है, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एक इंसान का क्या फीचर्स है, उसका क्या खासियत है, यही हमारा कहलाता है ट्रेड। अब इसमें यह देखना है कि आखिर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कोई भी गुण लक्षण एक्सप्रेस कैसे होता है, यानी कि किसी को दिखता कैसे है ना, वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या फीचर होगा, क्या उसका गुण होगा, क्या लक्षण होगा, ये डिपेंड करता है उसके जीन पे। मतलब जीन पे ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यदि उसका जीन उसके फादर या फिर मदर से मिलता जुलता है तो ऑब्वियस ही बात है उसमें जो गुण होगा वो किसके जैसा होगा, मदर फादर का जैसा होगा। तो जीन बहुत बड़ा हमारा एक रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को डिसाइड करने के लिए। जैसे मेरे बॉडी का जो शेप, साइज, जो भी आप देख पा रहे हैं, ये मेरे जीन के वजह से है, और वो जीन मेरे अंदर किसके वजह से आया, मेरे मदर और फादर के वजह से आप आया। तो किसी भी आदमी का जो फीचर्स है, उसका जो गुण है, जो लक्षण है, उसके जीन के वजह से होता है। ठीक है, आगे सपोज अ प्लांट हैज जीन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड टॉलनेस। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कोई एक प्लांट है जिसके पास जीन है टॉलनेस का, मतलब कि जिसके पास लक्षण है कैसा, लंबाई का। जैसे देखो, अच्छा आप यहाँ पे हम लोग अपने आसपास भी देखते हैं कि कोई बच्चा बहुत ही छोटा रह जाता है, कोई बच्चा बहुत ही लंबा हो जाता है। छोटा हो गया कोई बच्चा, इसका मतलब है उसके पास जीन कैसा था, शॉर्टनेस वाला जीन था, यानी कि उसके पास जो लक्षण था वो कैसा था, शॉर्टनेस वाला था, मतलब कि उसका हाइट बढ़ने वाला है ही नहीं। लेकिन कोई बच्चा जो है जो कि लंबी जल्दी लंबा हो जाता है, टॉल हो जाता है, इसका मतलब है उसके पास जो जीन है वो टॉलनेस का जीन है। ठीक है, यानी कि उसका जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, टॉलनेस के लिए। तो वही इसमें कहा गया है कि सपोज करो कि कोई प्लांट है और प्लांट के पास जो जीन है ना वो टॉलनेस का है। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, प्लांट के पास जीन है टॉलनेस का, तो वो प्लांट क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास जीन कैसा है, बढ़ने वाला जीन है, टॉलनेस वाला जीन है। आगे नाउ द जीन फॉर टॉलनेस विल गिव इंस्ट्रक्शन टू द प्लांट सेल्स टू मेक अ लॉट ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। तो अब चूंकि प्लांट के पास जीन है टॉलनेस का, तो वो जीन सेल को इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई तुम्हारे पास जो जीन है ना वो टॉलनेस का है, तो तुम क्या करो, ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करो, तभी जाके तुम्हारा हाइट बढ़ पाएगा। नहीं समझ आ रहा है, एक बार फिर से समझिए। सपोज कीजिए कि कोई प्लांट है जिसके पास जीन है टॉलनेस का जीन है, जिसका मतलब है कि वो प्लांट ग्रो करेगा, लंबा होगा वो प्लांट। तो वो जीन है ना हर सेल को इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई तुम्हारे पास जो गुण है ना वो लंबा होने का गुण है, तो तुम क्या करो, ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो। तो सेल यदि ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा तो ऑब्वियस ये बात है प्लांट का ग्रोथ तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जिस प्लांट के पास जीन है टॉलनेस का, ऑब्वियस ही बात है वो टॉल होगा। तो जीन इंस्ट्रक्शन देता है सेल को कि तुम्हारे पास जो जीन है ना, यानी कि जो तुम्हारे पास जो गुण है, लक्षण है, वो लंबा होने का है, तो तुम ज्यादा प्लांट ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करो, तभी तुम्हारा हाइट बढ़ पाएगा। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स द प्लांट विल ग्रो टू मच एंड हैंस बिकम टॉल। और यदि ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होगा प्लांट के अंदर तो ऑब्वियस ही बात है प्लांट हमारा कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। अच्छा ये टॉल क्यों हुआ, क्योंकि उसके पास जीन ही था टॉलनेस का, कोई दिक्कत। उसी प्रकार का ऑन द अदर हैंड सपोज अ प्लांट है जीन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड डॉर्फनेस। डॉर्फनेस का मतलब होता है शॉर्टनेस। मान लीजिए कि कोई प्लांट है जिसके पास जीन, यानी कि जिसके पास जो गुण है, जो लक्षण है, वो डॉर्फनेस का यानी कि शॉर्टनेस का है, तो क्या वो कभी लंबा हो पाएगा? भाई जब आपके पास जीन ही छोटेपन का है, डॉर्फनेस का है, शॉर्टनेस का है, तो क्या वो प्लांट कभी लंबा हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करेगा, जीन हर सेल को इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई तुम्हारे पास जो जीन है ना वो शॉर्टनेस का है, डॉर्फनेस का है, यानी कि तुमको ज्यादा ग्रो नहीं करना है, तो तुम क्या करो, ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज करो। तो ग्रोथ हार्मोन वो कम रिलीज करेगा तो ऑटोमेटिकली प्लांट का हाइट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो वही इसमें लिखा गया था। Now the gene for dwarfness will give instruction to the plant cells to make less plant growth hormones। तो जीन जो है ना सेल को इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई तुम्हारे पास टॉलनेस का जीन नहीं है, तुम्हारे पास ड्वार्फनेस का जीन है, यानी कि शॉर्टनेस का जीन है तुम्हारे पास, तो तुम ज्यादा अपना ग्रोथ हार्मोन रिलीज मत करना, तुम कम करो, तभी तुम शॉर्ट रह पाओगे। तो जिस ऑर्गेनिज्म के पास जैसा जीन होता है वो ऑर्गेनिज्म वैसा बन जाएगा। टॉलनेस का जीन है, टॉल हो जाएगा, शॉर्टनेस का जीन है, शॉर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें?
चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ग्रोथ हार्मोन को इंस्ट्रक्शन देगा कौन? वही जीन देगा कि हाँ भाई तुम्हारे पास टॉलनेस का जीन है तो लंबा हो जाओ, ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो। यदि प्लांट के पास ड्वार्फनेस यानी कि शॉर्टनेस का जीन है तो वो उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि तुम ज़्यादा हार्मोन रिलीज मत करना, क्योंकि तुम्हारा जो गुण है ना वो छोटा होने का गुण है, तो ज़्यादा करके तुम क्या कर पाओगे। ठीक है आगे। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेस प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स द प्लांट विल ग्रो लेस एंड हैंड्स बिकम शॉर्ट। तो ऑब्वियस ये बात है, तो यदि प्लांट के पास ड्वार्फनेस का जीन है यानी कि शॉर्टनेस का जीन है तो वो कम ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा और ऑटोमेटिकली प्लांट हमारा कैसा रह जाएगा? शॉर्ट का शॉर्ट ही रह जाएगा। तो बेसिकली इस वाले पॉइंट में जो कहा गया है कि हाउ डू दिस ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, यानी कि कोई भी गुण कोई भी लक्षण एक्सप्रेस कैसे होता है? उसके जीन के वजह से होता है। जैसा जीन होगा वैसा वो हो जाएगा। जैसे मेरा एक दोस्त है उसका नाम आदित्य है, वो ना बहुत लंबा है, मतलब उसका हाइट लगभग 6 फीट के आसपास का है। इसका मतलब है उसके अंदर जो जीन है ना, यानी कि उसके अंदर जो डीएनए है वो कैसा है? टॉलनेस वाला है, तो वो टॉल है। लेकिन मेरा एक और दोस्त है उसका नाम ऋषि है, वो हम लोग के हाइट से, हालांकि हम लोग का हाइट तो फिर भी ठीक है, उसका हाइट बहुत छोटा है, तो उसके अंदर कैसा जीन है? डॉर्फनेस का जीन यानी कि शॉर्टनेस का जीन है। तो जैसा जीन होगा वैसा आपके अंदर गुण यानी कि आपके अंदर वैसा कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगला है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में बेसिकली हम लोगों को ये पढ़ना है कि कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो जन्म लेने वाला है वो गर्ल्स होगा या बॉयज होगा। बड़ा सिंपल ये चीज देख लेते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देख लो। द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा हमको ये पता चले कि जो बेबी प्रोड्यूस होने वाला है वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ये कैसे पता चलेगा भाई कि बच्चा जो जन्म लेने वाला है वो बॉयज होगा या गर्ल होगा? पता करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है और एनसीईआरटी में भी वही डायग्राम हमारा दिया हुआ है। चलिए आपके सामने ना पहले हम डायग्राम रखते हैं, आप इसको ज़्यादा समझ पाओगे। और ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का होगा। ये रहा आपका डायग्राम जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इससे इस डायग्राम के थ्रू ना आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि कैसे पता चलेगा कि जो बेबी प्रोड्यूस होने वाला है या फिर जो होने वाली है वो बॉयज होगा या गर्ल्स होगा। देखिए, अच्छा पहले इसमें आप पढ़ो सेक्स क्रोमोजोम क्या होता है। द क्रोमोजोम्स विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ पर्सन आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम, यानी कि जो क्रोमोजोम एक बेबी के सेक्स को डिफाइन करे कि बॉयज होगा या गर्ल्स होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, उसी को हम लोग कहेंगे सेक्स क्रोमोजोम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स, एक्स क्रोमोजोम एंड वाई क्रोमोजोम। हमारे पास सेक्स क्रोमोजोम 2 प्रकार का होता है, एक है हमारे पास एक्स क्रोमोजोम और एक हमारे पास है वाई क्रोमोजोम। अ मेल हैज 1 एक्स क्रोमोजोम एंड 1 वाई क्रोमोजोम, यानी कि एक मेल के पास एक्स और वाई दोनों प्रकार के क्रोमोजोम होते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेल के पास, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अपने डायग्राम में भी देखिए, आपको डायग्राम में पता चलेगा कि एक मेल के पास एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम दोनों होता है। दिख रहा है आपको डायग्राम में। लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोजोम्स, लेकिन एक फीमेल के पास ना केवल और केवल एक्स क्रोमोजोम ही होगा, लेकिन वो कितने होंगे? 2 होंगे। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेल के पास एक्स वाई दोनों सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, लेकिन फीमेल के पास केवल एक्स क्रोमोजोम ही होगा, वो भी 2 होंगे। ठीक है, चलिए दोबारा आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। अब कैसे पता करेंगे कि हमारा बेबी जो प्रोड्यूस होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा? देखते हैं। इफ अ स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोजोम फर्टिलाइजेज एन ओवम, यानी कि एग which carries X chromosome, then the child born will be a girl। सपोज कीजिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक फादर के तरफ से आया आपका एक्स क्रोमोजोम, और मदर के तरफ से क्या आ सकता है बताओ? नहीं, मदर के तरफ से तो हमेशा एक्स, यानी कि आप सपोज करो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक फादर के तरफ से हमारा आ रहा है एक्स क्रोमोजोम और मदर के तरफ से आ रहा है एक्स क्रोमोजोम, क्योंकि मदर के पास तो वाई क्रोमोजोम है नहीं, तो एक्स क्रोमोजोम ही आएगा। तो आप खुद बताइए, एक एक्स क्रोमोजोम हुआ फादर का और एक एक्स क्रोमोजोम हुआ मदर का, तो कितने क्रोमोजोम हो गए हमारे पास? 2, और दोनों कैसा? एक्स। तो बताइए डबल एक्स किस में होगा? फीमेल में। तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या प्रोड्यूस होगा? मेल या फीमेल?
फीमेल प्रोड्यूस होगा। तो वही इसमें कहा गया है। तो मेल से हमने लिया एक गैमेट, गैमेट का मतलब वही सिंपल सा स्पर्म, तो वो था हमारा एक्स, और फीमेल से हमने लिया एक एक्स, क्योंकि वो एक्स ही उधर से आ सकता है क्योंकि उसके पास वाई होता नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जाइगोट प्रोड्यूस होगा। जाइगोट का मतलब हमारा बेबी का फॉर्मेशन धीरे धीरे शुरू होगा, और हमारा जो प्रोड्यूस होगा वो एक फीमेल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज द गर्ल दिस इज बिकॉज द चाइल्ड विल हैव डबल एक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो बेसिकली फीमेल क्यों प्रोड्यूस हुआ? फीमेल प्रोड्यूस इसलिए हुआ क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम हमको मिल गया फादर के तरफ से, और एक एक्स क्रोमोसोम मिल गया हमको मदर के तरफ से। तो हमारे पास 2 एक्स क्रोमोसोम हो गया, और 2 एक्स क्रोमोसोम का होने का मतलब है फीमेल। ओके, आगे। लेकिन मान लीजिए कि अब क्या हो रहा है, इफ अ स्पर्म कैरिंग वाई क्रोमोसोम, लेकिन अब फादर की तरफ से आ रहा है वाई क्रोमोसोम, और ऑब्वियस ही बात है मदर की तरफ से तो दोबारा हमारा क्या आ सकता है, एक्स ही आ सकता है। तो बताइए अब क्या आ गया हमारे पास, एक एक्स क्रोमोसोम आया और एक वाई क्रोमोसोम आया। तो अब हमारे पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम है। तो बताइए जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, मेल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक्स वाई दोनों हैं और एक्स वाई क्रोमोसोम दोनों मेल के पास होता है, और डबल एक्स हमारे पास केवल फीमेल के पास होता है। तो जब भी डबल एक्स क्रोमोसोम दिखे मतलब फीमेल प्रोड्यूस होने वाली है। एक्स वाई क्रोमोसोम दोनों दिख जाए समझ जाइएगा कि एक मेल प्रोड्यूस होने वाला है। यही हमारा कहलाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। दिस इज बिकॉज द चाइल्ड विल हैव एक्स वाई कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। सिंपल। आगे, अच्छा एक बात बताइए, बेबी हमारा मतलब लड़का होगा या लड़की होगा, इसमें ज्यादा रोल प्ले कौन करता है, मेल या फीमेल? बताइए। नहीं, मेल। क्यों? देखो फीमेल के पास तो डबल एक्स क्रोमोसोम है, सिंपल सा, उधर से कुछ भी आए तो कंफर्म है कि एक्स क्रोमोसोम ही आना है। लेकिन एक्स आएगा फादर के तरफ से तो फीमेल हो जाएगा, फादर की तरफ से वाई आएगा तो मेल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल क्या प्रोड्यूस होगा, इसमें मदर का कोई रोल नहीं है, इसमें रोल है हमारे फादर का, क्योंकि फादर के पास वही एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। फादर जो ट्रांसफर कर दे आपका वो हो जाएगा। लेकिन इसमें फादर का भी बस नहीं चलता है, क्योंकि ये हमारा सब चीज इंटरनली होता है। यदि ऐसा होता तो हमारा इंडियन सोसाइटी हर कोई क्या चाहता है कि हमको बेटा चाहिए, तो हर किसी के घर में बेटा होता है ना, ऐसे जनरेशन आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो ये सब चीज़ हमारा इंटरनली होता है, बायोलॉजिकली होता है, इसमें हमारे ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता। लेकिन हाँ, बायोलॉजी के टर्म में यदि पूछे कि एक सेक्स डिटर्मिनेशन में ज़्यादा रोल प्ले कौन करता है, मदर या फादर, तो ऑब्वियसली फादर करते हैं, क्योंकि उनके पास दोनों क्रोमोसोम होता है। वही डिसाइड करेंगे कि बेबी प्रोड्यूस हमारा मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, क्योंकि फीमेल की तरफ तो कोई बस ही नहीं है, उनका तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनके पास सिंपल सा डबल एक्स क्रोमोसोम है, वो कुछ भी देंगी तो एक्स ही देंगी वो। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो वही यहाँ पे लिखा गया था, दस फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ चाइल्ड विच इज बॉर्न, यानी कि जो बच्चा हमारा जन्म लेगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये डिपेंड करेगा फादर के क्रोमोसोम पर। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, और टॉपिक के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। क्या अब इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? तो ऑनलाइन वाले बच्चे कहीं पर आप लोगों को डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। और हाँ, चूंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जरूर है, इंपॉर्टेंट टर्म इसमें ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके समझिए, उसको इंटरप्रेट कीजिए, जो नोट्स में लिखा हुआ है उसको एक बार लाइन बाय लाइन पढ़िए। इसके बावजूद समझ में नहीं आए तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।